हेलो फ्रेंड्स, हम सिविल सर्विसेज मेंस के सिलेबस की जीएस 1 पेपर की वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन हम देख रहे थे। तो इसमें 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर में हम देखते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो कि 1775 से 1783 के बीच हुआ है। हमने पिछले 2 लेक्चर रेनेसा और एनलाइटनमेंट इन दोनों को डीपली देखा था, क्योंकि ये एक बेस फॉर्म करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अब आगे के लेक्चर्स में हम थोड़ा स्पीडली उन्हें कवर करेंगे और सिर्फ मेंस बेस्ड, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत डीपली नहीं आते हैं। तो अभी जो हमारा एक बैकग्राउंड हमने प्रिपेयर कर दिया है रेनेसा और एनलाइटनमेंट के थ्रू, उसको यूज में लेते हुए हम फटाफट इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775 से 1783। ये अमेरिका में जो अंग्रेज वहाँ पे गए थे, उन लोगों ने जाके अपनी कॉलोनीज बनाई। उन कॉलोनीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया लोगों को। तो ये रिवॉल्यूशनरी वॉर जो था, इसको अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल भी बोल सकते हैं, इस तरीके से इसको बोलते हैं। तो ये ग्रेट ब्रिटेन और जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की, उन कॉलोनीज के बीच लड़ा गया था। तो इन कॉलोनीज के नाम हम देखें तो वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, साउथ कैरोलिना, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क एटसेट्रा, इस तरीके से 13 कॉलोनीज थी। तो ये 13 कॉलोनीज मिलके और ब्रिटेन के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई की थी, और इन सभी का मिल के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। और इनफैक्ट ये नॉर्थ की कॉलोनीज के साथ बाद में साउथ के लोग भी इनके साथ मिल गए थे। तो ये एक यूएसए मिलजुल के इनसे सबसे यूएसए बना है। अभी यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रिटिश सोल्जर्स और अमेरिकन अमेरिकन जो पैट्रियोट्स थे, उनके बीच लड़ाई कब स्टार्ट हुई है। तो ये 19 अप्रैल 1775 को स्टार्ट हुई है लड़ाई मैसाचुसेट्स से। इससे पहले भी यहाँ के जो थिंकर्स थे कई सारे, एडम्स वगैरह, इन लोगों ने ब्रिटेन के अगेंस्ट प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया था कि ब्रिटेन हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो फाइनली जब लोग इनके साथ हो गए और अंग्रेजों ने भी काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर लिए, तो उसके बाद 19 अप्रैल 1775 को फर्स्ट लड़ाई मैसाचुसेट्स में इन लोगों में आपस में हुई। 1775 से जो बैटल स्टार्ट हुए थे, उसके बाद से काफ़ी सारे बैटल हुए बीच में। और 1781 में वर्जीनिया में सितंबर से अक्टूबर के बीच यॉर्कटाउन में एक बैटल हुआ था, जो कि लास्ट मेजर बैटल बोला जाता है। इसके बाद छिटपुट लड़ाई हुई है। तो उसके बाद 1783 में ब्रिटेन ने इनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया था, अमेरिका को इंडिपेंडेंट नेशन की तरह, और पेरिस की ट्रीटी साइन हुई थी। अब इस रिवॉल्यूशन का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें, तो बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो 1492, ये कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, पहली बार इसने अमेरिका की खोज की। ये यहाँ गया, ये एक इटालियन नाविक था, ये अमेरिका में गया। साउथ एशिया की खोज में ये वेस्ट इंडीज वगैरह पहुंच गया। इसे लगा कि ये इंडिया है, तो इसका नाम बाद में वेस्ट इंडीज दिया गया उसी नाम पे। लेकिन ये वास्तव में अमेरिका पहुंचा था, वेस्ट इंडीज पहुंचा था साउथ एशिया की खोज में। साउथ एशिया से पहले ये मसाले और ये सारे इनका व्यापार करते थे, तो इसलिए ये गया था वहाँ पे। तो इसने जाके वहाँ आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई है। वहाँ के जो रेड इंडियंस थे, उनका एक जीनोसाइड किया है, मसैकर हुआ है वहाँ पे। उसके बाद भी ये 1493 में और शायद 1502 और 1503 में भी दोबारा गया है। 4 बार ये टोटल वहाँ पे गया है। और इस तरीके से वहाँ पे एक स्पेन की कॉलोनी बन गई। ये अमेरिका फर्स्ट स्पेन ने इन्हें कॉलोनी बनाया। देन ब्रिटिश लोग यहाँ पे पहुंचे हैं 1588 में। ब्रिटिश लोगों ने स्पेन को हराया और वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना ली। इसी टाइम में फ्रांस का कनाडा पे शासन था। तो फ्रांस की कॉलोनी कनाडा, इधर ब्रिटिश कॉलोनी यूएसए। यूएसए उस टाइम नहीं था, बाकी बहुत सारी जो कॉलोनीज मैंने अभी पहले नाम बताया, वो सारी कॉलोनीज ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो ये जो सारी कॉलोनीज थी और इधर कनाडा, यहाँ से इन कॉलोनीज को भय था, डर था कि फ्रेंच लोग इन पे अटैक करेंगे। तो इस टाइम तक फ्रेंच लोगों के अटैक के डर से ब्रिटिश लोगों का ये लोग साथ देते थे
इनकी बात मानते भी थे और इनके शासन में जी रहे थे। लेकिन उसके बाद आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं, जिस वजह से कि ये अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन्स को आज़ाद होने की ज़रूरत फ़ील हुई। तो हम एक ये चीज़ देखते हैं कि यूरोपियन नेशंस जो थे, इन्होंने कॉलोनीज़ क्यों बनाई, तो इसमें वर्ल्ड रिसोर्सेज पे अधिकार करना चाहते थे। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ वैसे ही काफ़ी थी और इसको और बढ़ा के डिफरेंट डिफरेंट जगह ये उस मिलिट्री स्ट्रेंथ के दम पे कॉलोनीज की मिलिट्रीज को भी साथ में लेके और नई कॉलोनीज डेवलप करना चाहते थे और पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी भी ये अपनी शो करना चाहते थे। जैसे इंग्लैंड के लिए पहले कहा जाता था कि इंग्लैंड का सूरज कभी डूबता नहीं है, क्योंकि एक जगह यहाँ उसकी कॉलोनी है, दूसरी जगह ईस्ट में, तो यहाँ जब सूरज डूबा है तो यहाँ सूरज निकल गया, इस टाइप से। तो ब्रिटेन के लिए बोला जाता था कि इसका सूरज कभी डूबता नहीं। ये हम मैप देखते हैं तो यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस गया है इस एरिया से और यहाँ क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा है। चार बार वो टोटल यहाँ पे गया है। वो गया तो साउथ एशिया की खोज में पहुंच गया वो अमेरिका में, फिर बाद में इसको वेस्ट इंडीज बोला गया। अमेरिका इसका नाम जो दिया गया है, वो अमरीगो एक बाद में गया था जिसने कि बताया कि ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, ये दूसरी जगह है। तो इस तरीके से इसका नामकरण हुआ है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है उसके रीजन्स देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म रीजन्स में देखें हम, तो फर्स्ट थिंग इज इंडिपेंडेंट कंसाइंस, मतलब कि स्वतंत्र चेतना। ये हमने उसमें पढ़ा था कि रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट के बाद रेनेसा के बाद लोगों को पता लगा कि धर्म से आगे चल के ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ो। ह्यूमन बीइंग सब कुछ है, ह्यूमन बीइंग बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। उसी ने चीजें बनाई हैं। देयर इज ए सुपर पावर जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ह्यूमन बीइंग पे मेजर फोकस होना चाहिए। उस सुपर पावर के चक्कर में चर्च, पादरी, किंग्स, इनका जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये रेनेसां में लोगों ने जान लिया था और एनलाइटनमेंट में बाकी चीजें उन्होंने जानी और लॉजिक और रीजनिंग से चीजों को कनेक्ट किया कि देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, देयर इज अ साइंस बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके की चीजें लोगों ने जानी। तो ये एक इंडिपेंडेंट कंसाइंस लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में जनरेट हो गया। तो ये लोग फ्रीडम को ये लोग फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मानने लगे थे कि इंसान का फ्री होना जरूरी है, उसका स्वतंत्र होना जरूरी है। वो यदि किसी और के राज में जिएगा, किसी और के अधिकार में जिएगा, तो वो फ्रीली काम नहीं कर पाएगा। जब उसका दिमाग फ्री नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इस तरह की चीजें इनके बीच थी। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों ही यहाँ पे फैल रही थी। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्वतंत्रता तो होती है कि बाकी लोगों की स्वतंत्रता का हनन ना करते हुए स्वतंत्र रहना, और स्वच्छंदता होती है कि बाकी लोगों का जो डोमेन है स्वतंत्रता का, उसमें भी आप घुस जाओ, तो दैट इज स्वच्छंदता। इस तरीके से ये ओवरलैपिंग यदि हो जाए तो स्वच्छंदता होती है। जैसे एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत इंडिया में जैसे हम बात करें तो फ्री है अपने हिसाब से, एक फ्री कंट्री में रोड पे फ्रीली मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए। लेकिन रोड को जैसे ऐसे बांटा जाता है, हम लेफ्ट में मूव करते हैं, वो जाके चाहे कि मैं राइट में मूव करूंगी और इधर से सारे कितना भी ट्रैफिक आ रहा हो, तो ये एक स्वच्छंदता है जो इन लोगों की फ्रीडम में इसने जाके अपना एक ओवरलैप कर दिया है चीज़ों को। तो ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये दोनों चीज़ें डेवलप होने लग गई थी यूएसए के समाज में, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉज बने नहीं थे उस टाइम तक कि किस ये अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो उसमें एक प्रतिबंध लगाए गए थे, युक्ति युक्त प्रतिबंध हिंदी में बोलते हैं उसको। तो उस तरीके के लगा के फिर उनको फ्रीडम को डिफाइन किया गया था और स्वच्छंदता को खत्म किया गया था। इससे पहले ये दोनों चीजें चल रही थी। नेक्स्ट रीजन हम देखते हैं तो 7 ईयर्स वॉर। ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया है। जैसे कि मैंने बताया कनाडा में ये कनाडा फ्रेंच कॉलोनी थी और ये कॉलोनी सारी जो यूएसए वाली हैं ये इंग्लैंड की कॉलोनीज थी। तो यहाँ पे इन लोगों को डर था उस टाइम तक, जो ये कॉलोनीज थी डिफरेंट डिफरेंट, न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी वगैरह जो भी है, तो इन कॉलोनीज को डर था फ्रेंच अटैक का। यहाँ के लोगों को डर था कि फ्रेंच लोग यहाँ अटैक करेंगे और फ्रेंच लोग यहाँ पे आके हमें कॉलोनी बना लेंगे,
जबकि हम देखें तो यूएसए की इन कॉलोनीज में, इन एरियाज में इंग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा लोगों को लाया गया था। वो कुछ तो कुलीन वर्ग के लोग थे उनमें, कुछ एक अपराधी टाइप के लोग थे जिनको कि यहाँ डिपोर्ट कर दिया जाता था। तो ये लोग काफ़ी सारे इन लोगों में इंग्लैंड के लोग थे, यहाँ के नेटिव्स के अलावा। तो ये इंग्लैंड का ही शासन चाहते थे क्योंकि इंग्लैंड से लोग आए थे, ना कि ये लोग फ्रेंच लोगों का शासन चाहते थे। तो इस डर की वजह से ये लोग इंग्लैंड के राजा का पूरा साथ देते थे तब तक। लेकिन जैसे ही ये 7 इयर्स वॉर हुआ, इस 7 इयर्स वॉर में जो 1756 से और 1763 तक चला है, इस वॉर में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया। तो जो कनाडा फ्रांस की कॉलोनी होती थी वो खत्म हो गई और कनाडा पे भी इंग्लैंड का अधिकार हो गया। तो जैसे यहाँ पे इंग्लैंड का अधिकार हुआ, ये डर खत्म हो गया। ये डर खत्म होने से ये लोग और फ्री हो गए। अब ये फ्री थे अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए। इवन कहा जाता है खुद अंग्रेज थे, लेकिन राजा के खिलाफ आवाज उठाने को ये लोग तैयार थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या रीजन्स रहे, लॉन्ग टर्म रीजन्स। तो इसमें कॉलोनियल इकोनॉमिक लॉज, ये बहुत बड़े रीजन रहे हैं। तो इसमें ट्रेड रिलेटेड कुछ लॉज थे। ये लॉज ऐसे थे कि कॉलोनीज को सिर्फ जो पेरेंटल स्टेट है उसके मुनाफे के लिए, उसके फायदे के लिए यूज में लिया जाएगा, इस तरीके की एक पॉलिसी थी। तो ये पॉलिसी लोगों के थॉट्स जो कि जनरेट हो चुके थे, फ्री थॉट्स, स्वतंत्र चेतना एक जनरेट हो चुकी थी, उसके खिलाफ थी। यहाँ के लोगों का मानना था कि लकड़ी, तंबाकू वगैरह जैसी जो चीजें हैं उनका सिर्फ इंग्लैंड को ही मतलब निर्यात करने के कानून बनाए गए थे। तो उन कानून के वो लोग खिलाफ थे कि नहीं, हमें जहाँ पे फायदा होगा उस कंट्री को हम हमारे प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, हम इंग्लैंड को ही नहीं बेचेंगे। तो ये जो इंग्लैंड चाहता था कि ये हमें मिले, सस्ते में मिल जाए, तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा था यूएसए से, यूएसए ही हम यूज में लेंगे वर्ड, क्योंकि बार बार कॉलोनीज बोल रहे, ठीक है। तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा था वो इंग्लैंड जाता था। इंग्लैंड से वो लोग इसको, कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करते थे और कॉलोनीज में इसको बेचते थे। इवन कहा जाए तो वापस ये यूएसए भी पहुंचता था। तो कच्चे माल को सस्ते में खरीदा गया, यहाँ पे तैयार किया गया, तो यहाँ रोजगार जनरेट हुआ, लोगों को यहाँ पैसा मिला, फिर इसको बेच के ट्रेड से फिर पैसा कमाया। तो इस तरीके का एक मर्केंटलिज्म इन लोगों ने चला रखा था। तो इसके अगेंस्ट लोग खड़े होने लग गए कि हमें नुकसान हो रहा है, हम यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो वाई इंग्लैंड इज यूजिंग आर रिसोर्सेज। इस तरीके की चीज एक जनरेट हो गई थी ट्रेड रिलेटेड लॉज से। सेकंड था इंडस्ट्रियल लॉज। हम देखें तो इंडस्ट्रियल लॉज ऐसे थे कि इंग्लैंड ने उन अमरीकी उद्योग धंधों पे सब पे प्रतिबंध लगाया हुआ था जिन वस्तुओं का निर्माण इंग्लैंड स्वयं करता। तो इसमें देखा जाए तो स्टील, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी, ये इंग्लैंड में काफी डेवलप्ड थी। ये हम आगे औद्योगिक क्रांति देखेंगे, तो औद्योगिक क्रांति में देखेंगे कि क्या क्या रीजन्स थे कि इंग्लैंड में ये सबसे पहले डेवलप हुई थी। तो उसमें कुछ रीजन्स जैसे कि कोल वहाँ पे अवेलेबल था, आयरन वहाँ पे अवेलेबल था, वाटर के पास थे। तो इस तरीके के रीजन्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे इटसेल्फ भी इंग्लैंड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप थी। तो अमेरिका में फिर नहीं बनाने दिया जाएगा आयरन, इस तरीके की लॉज यहाँ पे थे। यहाँ से लोग कच्चा माल ले जाते थे, कच्चा लोहा भी ले जाते थे और इंग्लैंड में जाके इसको स्टील में कन्वर्ट करते थे। इस तरीके की चीजें थी, तो इनके भी लोग खिलाफ थे। नेक्स्ट नेवल लॉज थे। तो नेवल लॉज ऐसे थे कि इसमें इंग्लैंड और उसके जो उपनिवेश थे उन्हीं के जहाजों से अमेरिका की कोई भी चीज होगी उसको आयात निर्यात किया जा सकता है। इस तरीके के इन्होंने लॉज बनाए हुए थे। तो अमेरिका अपने जहाजों को यूज में नहीं ले सकता, इंग्लैंड के जहाज हैं या फिर उपनिवेशों के जहाज हैं, उन जहाजों को यदि यूज में लिया जाएगा तो उसका फायदा भी अंग्रेजों को ही होगा। अंग्रेजों का जो इंग्लैंड का जहाजरानी उद्योग है वो उसको लाभ मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें थी, तो इनके भी वो लोग खिलाफ थे कि हमारे जहाजों को यूज में लिया जाए, या फिर हम चाहें तो और देशों के जहाजों को यूज में ले सकते हैं जो कि सस्ते में हमारा माल इधर से उधर ले जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें थी। नेक्स्ट मर्केंटलिज्म। इसका हम देखें तो एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज टोटली मर्केंटलिज्म। ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था। इसका उद्देश्य जो इंग्लैंड का चल रहा था मर्केंटलिज्म, उसको खत्म करना था। वो खुद चाहते थे कि कैपिटलिज्म आए, हम फ्रीली व्यापार कर पाएं, ट्रेड कर पाएं। इस तरीके की चीजें यहाँ के समाज में थी।
इसलिए यहाँ का ये रिवॉल्यूशन हुआ है, ना कि कोई स्वतंत्रता चाहने के लिए, क्योंकि ये खुद इंग्लैंड के लोग थे, तो इन पे शासन इंग्लैंड का रहे, इंग्लैंड में भी इन पे इंग्लैंड का ही शासन था, तो इनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो चिंतित नहीं थे। इनका कहना था कि मतलब जो हम पे जो भी शासन करेगा, वो हमारे प्रतिनिधित्व के थ्रू शासन करेगा, ऐसी चीज़ें ये बोलते थे। और हमारा जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हम टैक्स नहीं देंगे, और जो जो हमारे हिसाब से लॉज नहीं बना रहा है, मर्केंटलिज्म चला रहे हो आप, और हम चाहते हैं कि कैपिटलिज्म हो, जिससे हमने जो कमाया है, हमने हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उसका फ़ायदा हमें मिले, ना कि यूएसए से वो चीज़ इंग्लैंड जाके रॉ मटेरियल यूएसए से इंग्लैंड जाए और वहाँ से तैयार माल बाकी कॉलोनीज में जाए या यूएसए वापस आए, ये हम नहीं चाहते। हमें फ्रीली छोड़ा जाए, हमें कैपिटलिज्म स्टार्ट हो। तो ये बेसिक इनका एम था, और इसी वजह से पूरा इसी पे बेस्ड है पूरा अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में इस तरीके से है, और मैंने पहले भी कहा था कि हम इसको देख लेंगे उस टाइम पे। तो ये पूरा अमरीकी जो बस्तियां हैं और इंग्लैंड के संबंध में इनके जो वाणिज्यवादी विचार थे कि इंग्लैंड पूरा मर्केंटलिज्म पे बेस्ड है, तो उसके अगेंस्ट ये लोग खड़े हो गए कि उपनिवेश भी मानते थे कि उपनिवेशों को तो सिर्फ लाभ कमाने के लिए यूज में लिया जाएगा, पेरेंट कंट्री के लिए, जो कि उस टाइम पे इंग्लैंड था। तो इसी मतलब फीलिंग की वजह से उपनिवेशों में इतना ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल कर रखा था अंग्रेजों ने, कि उनके ट्रेडर्स को, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट को ये डेवलप ही नहीं होने देते थे, उनको किसी भी तरीके से दबा के रखते थे, और उनको मुक्त व्यापार वाली जो चीज़ थी वो आने ही नहीं दी इन्होंने। तो अब जब एनलाइटनमेंट और रेनेसा के बाद, रेनेसा बहुत पहले हुआ था, उसके बाद चेंजेस हुए थे, और एनलाइटनमेंट के बाद लोगों की जब एक फ्री उनकी कंसाइंस जगी, स्वतंत्र चेतना उनमें आई, तो उन लोगों को फील हुआ कि नहीं, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे, हम इसको पलट देंगे। तो इस जागरूकता की वजह से ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और जो इसके शॉर्ट टर्म रीजन्स थे, तो शॉर्ट टर्म रीजन्स में बोला जाता है कि किंग तो जॉर्ज थर्ड, जो इंग्लैंड के किंग थे, 1760 में इन्होंने देखा कि 17 अभी हमने देखा 56 से 63 में 7 ईयर्स वॉर हुआ है। तो 7 ईयर वॉर में काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड को नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा खर्च हुआ है, और फिर ट्रेड भी इससे इफेक्ट होता है। जब वॉर होता है तो ट्रेड अपने आप ही इफेक्ट होता है। तो इन चीज़ों की वजह से उसने देखा कि हमारा जितना पैसा वहाँ पे खर्च हो रहा है, उससे बहुत कम हमें मुनाफा हो रहा है। तो इकोनॉमिकली ये जो कॉलोनी है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो किंग जॉर्ज ने, वहाँ का जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर थे, ग्रीन विले थे, तो ग्रीन विले को बोला कि आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेज लाइए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को आप एक कार्यकुशलता जो उसकी है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाओ। वो कड़ाई से जो उपनिवेशिक कानून बाकी हम कंट्रीज में जो लगा रखे हैं, उन कॉलोनियल जो लॉज हैं उनको वहाँ भी इम्प्लीमेंट करो। तो ये कॉलोनियल लॉज जैसे शुगर एक्ट था, स्टाम्प एक्ट वगैरह, ये थे, इनको की बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, जो हमें नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें ग्रीन विले को किंग जॉर्ज ने बोली। तो इसके लिए एक फेमस बात भी बोली जाती है कि ग्रीन विले जो थे, ग्रीन विले ने अमेरिका से आने वाली जो पोस्ट थी, डाक थी, मतलब कि इनका जो टोटल खर्चा वर्चा होता था, उसको पढ़ लिया, वहाँ की डाक को पढ़ लिया और अमेरिका को खो दिया। इस तरीके की एक बात बोली जाती है। तो ये हो सकता है कभी क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जा सकता है, तो फिर इसको अपन यही लिख देंगे, सारी इसकी कहानी लिख देंगे इस टाइम की, कि ऐसा-ऐसा हुआ, यहाँ पे जो 7 ईयर्स वॉर हुआ है उसकी वजह से, और बाकी फिर यहाँ पे छोटे-मोटे रिवॉल्यूशंस होने लग गए थे, उसकी वजह से इंग्लैंड को नुकसान होने लग गया था। तो किंग जॉर्ज ने उसको चेंज करने को बोला, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कड़ाई से पालन करने को बोला। तो इस तरह की बातें थी। तो फिर आगे हम देखते हैं कि और जो शॉर्ट टर्म रीजन्स थे, इसमें शुगर एक्ट है और स्टाम्प एक्ट है। तो अमेरिका में इंग्लैंड ने नए-नए टैक्सेस लगाने चालू किए। तो नए टैक्सेस में ये थे कि शुगर पे टैक्स लगाओ, और स्टाम्प एक्ट लाया नया। तो इन करों का फिर जो अमेरिकन लोग थे वो विरोध करने लग गए, और इन लोगों ने कहा कि वही जो हम पहले बात कर चुके हैं कि टैक्स तब तक हम नहीं देंगे जब तक कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा इंग्लैंड की संसद में।
तो रिप्रेजेंटेशन के बिना टैक्स नहीं होगा। इफ नो रिप्रेजेंटेशन इज देयर देन नो टैक्स, इस तरीके की इन्होंने बात की। तो ब्रिटिश संसद में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन था नहीं, तो इनके हिसाब से कोई लॉज नहीं बनते थे। ब्रिटिश संसद जो है अपने हिसाब से लॉज बना देती थी, अपने हिसाब से नए नए एक्ट ले आती थी। तो इन चीज़ों के खिलाफ जेम्स ओटिस, टॉम पेन, सैमुअल एडम्स, इस टाइप के जो थिंकर्स थे, इन लोगों ने अपने विचार लोगों तक पहुंचाने चालू किए कि अमेरिका को शोषण किया जा रहा है अमेरिका का, तो हमें मुक्ति चाहिए इंग्लैंड से। जो 18वीं सदी में जो हुआ था एनलाइटनमेंट, उसकी वजह से लोगों में ये विचार, यहाँ से फ्रांस वगैरह में एनलाइटनमेंट की ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ से अमेरिका भी पहुंचे हुए विचार। उन विचारों के बाद ये सैमुअल एडम्स वगैरह ने ये सारी चीज़ें अमेरिका की सोसाइटी में फैलाई। तो अमेरिका की सोसाइटी को भी अभी फील होने लग गया कि हाँ, इनकी बात सही है और ये हमारा शोषण कर रहे हैं और नए नए ऐसे एक्ट ला रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। ये अमेरिकन सोसाइटी में एक थॉट्स जनरेट हो गए। इसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि टी पॉलिसी, नई टी पॉलिसी आई लॉर्ड नॉर्थ की। तो लॉर्ड नॉर्थ की टी पॉलिसी हालांकि ये अगेंस्ट में नहीं थी अमेरिका के हित में ही एक तरीके से थी ये, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इस पॉलिसी के लिए भी, इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए भी उनका कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं था इंग्लैंड की संसद में। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हर चीज़ का जैसे वो विरोध कर रहे थे, उन्होंने इस तरीके से इसका भी विरोध किया। हालांकि इस टी पॉलिसी में ये था कि ब्रिटिश सरकार जो अमेरिका में चाय पहुंचती थी, उसको कम मूल्य पे वहाँ पे पहुंचाना चाह रही थी कि सस्ते में ये चाय वहाँ पे पहुंच जाए। तो अभी तक ये होता था कि भारत में स्थिति ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अधिकृत थी अमेरिका चाय पहुंचाने के लिए। 1833 में हम देखें तो 1833 में ये खत्म किया गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एकाधिकार खत्म किया गया है, और 1813 में चाय और चीन, इन दोनों के अलावा बाकी एकाधिकार यहाँ पे इंडिया में खत्म कर दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और 1833 में सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे। तो ये 18th सेंचुरी की बात है, 1813 से पहले की बात है। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया से चाय पहुंचती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ही पहुंचाती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि ये पहले उस चाय को इंग्लैंड में लाया जाता था, फिर इस चाय को इंग्लैंड से, वो जो जहाज हैं वो जहाज इंग्लैंड से वहां जाते थे। तो इस तरीके से वो चाय महंगी पड़ती थी। अब इन्होंने क्या किया कि जो नए लॉज बनाए गए थे, इस लॉ में ये था लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति में कि ये भारत से सीधे ये चाय अमेरिका पहुंच जाए। तो इंडिया से सीधे यदि चाय अमेरिका पहुंचेगी, इंग्लैंड से होते हुए ना जाए, तो वो चाय सस्ती पड़ जाएगी। इसलिए लॉर्ड नॉर्थ ने नई पॉलिसी लेके आए, लेकिन इस पॉलिसी का भी उन्होंने विरोध किया कि इसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम इसको भी नहीं चाहते कि आप हम पे इम्प्लीमेंट करें। तो ये बेसिक रीजंस थे, और इसी पॉलिसी के अगेंस्ट उसी टाइम पे एक जहाज आया था इंग्लैंड इंग्लैंड से, मतलब इंडिया से जहाज अमेरिका आया था चाय का। तो बोस्टन बंदरगाह है यहाँ पे। तो बोस्टन बंदरगाह में ये जहाज जैसे ही पहुंचा, उस जहाज में से चाय को उतारने नहीं दिया गया, और इसी चीज को बोस्टन टी पार्टी बोला जाता है। तो यहाँ पे इस चाय को जहाज से नीचे उतारने देने की बजाय चाय को समुद्र में फेंक दिया गया, जैसे कि चाय पार्टी बैठ के इन्होंने की है। सैमुअल एडम्स और बाकी जो इसके दो तीन और थिंकर्स थे, इन लोगों ने इसमें लोगों को नेतृत्व करके इस जहाज को लूटा, चाय को समुद्र में फेंका, कुछ लूट के ले गए। तो इस तरीके की चीज हुई है, तो इसको बोस्टन टी पार्टी बोलते हैं, और यहीं से अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1773 में पूरी तरह से स्टार्ट हो गया। इसके बाद कई सारे युद्ध हुए, वो हमने पहले देखे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बोस्टन टी पार्टी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी हम देख लेते हैं कि 1773 में दिसंबर में बोस्टन बंदरगाह पे ये लूट मार मची चाय की, और ये पैकेट्स जैसे चाय के समुद्र में फेंक दिए गए, कुछ इन्होंने लूट लिए, इस तरीके की चीजें हुई हैं। जॉन एडम्स जो थे, इनके नेतृत्व में ये हुआ। फिर आगे हम देखते हैं, ये क्रांति यहाँ पे फूट पड़ी है। तो क्रांति 1773 से 1781 तक चली है लगभग। फिर 1783 में
पेरिस में एक इनके बीच समझौता हुआ है, पेरिस में एक ट्रीटी हुई है। उस ट्रीटी के बाद इसको अमेरिका को फ्री कंट्री इंग्लैंड ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सारा जो है वो क्रांति के बीच का टाइम था। अब इसमें क्रांति के आगे ये हम देख लिया सारा। क्रांति के इफेक्ट्स क्या क्या रहे, इस रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या रहे वो हम देखते हैं। तो इसके इफेक्ट अमेरिका पे क्या पड़े, इसके इफेक्ट इंग्लैंड पे क्या पड़े, इसके इफेक्ट अदर कॉलोनीज पे क्या पड़े, ये एक एक करके हम देख लेते हैं। तो अमेरिका पे क्या इफेक्ट पड़ा कि अमेरिका एक स्वतंत्र कंट्री बन गया। तो यहाँ पे फिर अभी तक जो राजतंत्र चल रहा था उसकी बजाय इन्होंने एक संविधान बनाया और प्रजातंत्र इन्होंने स्थापित किया। मतलब कि राजतंत्र को चेंज करके एक डेमोक्रेसी ये लोग लेके आए, जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है तो उसी के हिसाब से हम पे राज किया जाएगा। इस तरीके की चीजें हुई है यहाँ पे। और तीसरी चीज कि ये एक फेडरल सिस्टम डेवलप हुआ। जो 13 कॉलोनीज हमने देखी थी जो इसके खिलाफ लड़ी थी, उन कॉलोनीज के साथ साथ बाकी जो यहाँ के स्टेट्स थे वो सभी इसमें एक साथ इकट्ठे हुए और इन्होंने एक फेडरल सिस्टम बनाया, जिसके तहत यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। तो फर्स्ट चीज कि डेमोक्रेसी आई, सेकंड चीज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया, थर्ड चीज कि एक फ्री कंट्री हो और फ्रीली वो डेवलप हो। इस तरीके की चीजें आगे भी चल पड़ी आगे से, बाकी कंट्रीज में भी इसके इफेक्ट पड़े, बाकी कॉलोनीज में भी ये चीज गई। एक स्वतंत्र चेतना जो है वो बाकी लोगों तक भी पहुंची। फिर इसका आगे हम देखते हैं तो कि ये एक धर्मनिरपेक्ष पूरी तरह से थी। इंग्लैंड से क्रिश्चियंस फर्स्ट टाइम ये यूरोप से ही यहाँ पहुंचे थे। तो इंग्लैंड से और बाकी यूरोप से जो लोग आए थे वो क्रिश्चियंस थे, तो ये लोग भी साथ में थे और वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो लोग भी साथ में थे। तो धर्मनिरपेक्ष रूप रहा था इस क्रांति का। नेक्स्ट थिंग कि ये फिर पूंजीवाद, कैपिटलिज्म को इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया कि कैपिटलिज्म बेस्ड हमारा जो कंट्री है कैपिटलिज्म बेस्ड होगा, स्वतंत्र व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। इस तरीके की एक क्रांति हुई। नेक्स्ट थिंग कि इसमें फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड किया गया। तो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की बातें जब चली हैं तो ये मानवाधिकार की बातें बाकी पूरे संसार में भी फिर आगे जाएंगी और मानव अधिकार को लेके बाकी जगह भी लड़ाइयाँ होंगी। तो ये एक पूरा सिनेरियो चेंज कर देगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन बाकी पूरे संसार की हिस्ट्री का। तो इस तरीके की चीजें अमेरिका पे इफेक्ट पड़ा और साथ ही साथ बाकी जगह पे इफेक्ट पड़ा। इसका आगे हम देखें तो इंग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो इंग्लैंड में राजशाही थी लेकिन साथ में संसद भी थी। तो पार्लियामेंट और किंग दोनों वहां पे थे। किंग पार्लियामेंट के ऊपर था लेकिन जैसे हमारा रेजिडेंट है उसी टाइप से किंग है। तो इसका कंसेंसस होता है हर चीज में, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट सारे लॉज बनाती है जिसमें कि लोअर और अपर हाउस दोनों होते हैं और ये पब्लिक इनको चूज करके भेजती है, लोअर हाउस के जो लोग हैं उनको। तो ये लोग पब्लिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, पब्लिक के लिए लॉज बनाते हैं। अब यहाँ पे इंग्लैंड में जो राजतंत्र था उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई, अब संसद की शक्ति में वृद्धि हो गई क्योंकि राजतंत्र की वजह से ही जैसे अमेरिका हाथ से निकला है तो जॉर्ज के जो ऑर्डर्स थे ग्रीनविले को, उन जॉर्ज के ऑर्डर्स की वजह से ही ग्रीनविले ने वो सब काम किए कि उनको कड़ाई से लागू करना चालू कर दिया जो उसके नियम कानून थे उनको। तो इस तरीके से ये लोगों ने माना कि जॉर्ज के ऑर्डर्स की वजह से ही अमेरिका इंग्लैंड के हाथ से निकल गया और इंग्लैंड को फिर उस चीज का नुकसान भी हुआ जब एक बड़ी कॉलोनी चली जाती है तो इंग्लैंड की प्रजा भी इसके अगेंस्ट हो गई। तो इस तरीके से फिर वहां पे किंग की पावर्स घट गई और पार्लियामेंट की पावर्स इंक्रीज हो गई। तो ये इंग्लैंड पे इफेक्ट पड़ा। दूसरा कि इंग्लैंड नए उपनिवेशों के लिए नई कॉलोनीज को खोज करने लग गया कि नई कॉलोनीज हम कहाँ कहाँ बनाए, वहां से हमें अमेरिका की भरपाई हो सके। तो उसके लिए इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस टाइप के जो देश हैं कि जहां अभी तक नीचे की साइड ये देश हैं तो यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुंचा था, तो इन जगह इन लोगों को अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज बनाई। उसके बाद ये देखें तो एक और इफेक्ट हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने अब बाकी जो कॉलोनीज थी जैसे इंडिया है या फिर इनका बीच में भी कई जगह राज था, म्यांमार में इनका वो था। तो यहाँ पे इन कंट्रीज में इन्होंने क्योंकि अमेरिकन पे कड़ाई से
लॉज को इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, इसलिए अमेरिका इनके हाथ से निकल गया। तो अब इन कॉलोनीज पे इन्होंने इन लॉज को बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू करना चालू कर दिया। तो स्ट्रिक्टली लागू करेंगे तो फिर कॉलोनीज को बहुत ज़्यादा दबा दिया जाएगा। कॉलोनीज में कुछ भी थोड़ा सा भी रिवॉल्यूशन होगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा बलपूर्वक उसको हैंडल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कड़ाई से ये लोग पालन करने लग गए इन चीज़ों का। तो हम आगे देखते हैं, इंडिया पे भी इसका इफेक्ट देख लेते हैं। इंडिया भी एक कॉलोनी थी इसकी। तो इंडिया में अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे सीख लेके इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ये लोग लेके आए, फिर पिट्स इंडिया एक्ट ये लोग लेके आए, और उसके बाद सहायक संधि, फूट डालो राज करो, इस तरीके की नीतियां ये लोग लेके आए। तो साम्राज्यवादी जो कूटनीति थी इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और किसी भी तरीके से इनके साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके इसके लिए ये लोग पूरी कोशिश करने लग गए। तो इस तरीके का इफेक्ट इंडिया पे पड़ा। इसके अलावा हम इसका इफेक्ट देखते हैं तो फ्रांस पे भी इसका इफेक्ट पड़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कहा जाता है कि जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है उसने बेस तैयार किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वो फ्रेंच ऑलरेडी फ्रांसीसी लोग जो वहाँ के किंग्स थे, लुई का शासन था वहाँ पे, तो इन लोगों से वो परेशान थे। फिर सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था, 7 ईयर्स वाला जो वॉर था, उसमें फ्रांस हार गया था, तो कनाडा उसके हाथ से निकल गया। दूसरा कि उसको हारने की वजह से बहुत हर्जाना देना पड़ा, और युद्ध में बहुत सारा नुकसान हुआ, तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हो गई, और फिर सारी जनता लुई के अगेंस्ट हो गई थी। तो लुई के अगेंस्ट होने से, और सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो इनके थिंकर्स थे इंग्लैंड के, एडम्स वगैरह, इनकी बातें जो इंग्लैंड से हारने वाली चीज़ें, और किंग का शासन फ्रांस में था, फ्रांस का किंग इंग्लैंड से हार के आया था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की जनता में प्रसारित हुई। तो जो अभी तक किंग को वो माना जाता था कि ये हमारे लिए एक गर्व की चीज़ है, तो वो चीज़ भी खत्म हो गई यहाँ की जनता में। तो इन लोगों ने भी रिवॉल्यूशन किया, और 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसका बेस भी कहा जा सकता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन को। तो इस तरीके के इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिकन रिवॉल्यूशन के हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा था, इस चीज़ को हम देखें तो इसमें देखते हैं हम कि एक मिडिल क्लास जो डेवलप हुआ था, अंग्रेज यहाँ से इंग्लैंड से यहाँ के क्रिमिनल्स को लेके गए, कुछ कुलीन वर्ग के लोग भी यहाँ जाके बस गए थे। तो ये जो लोग गए थे, इन लोगों ने ट्रेड, मतलब व्यापार एक ऐसी चीज़ थी, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से, तीसरा जो इस टाइम पे प्रोफेशनल चीज़ें भी डेवलप हो रही थी, प्रोफेशनल धंधे डेवलप हो रहे थे। तो इन तरीकों से एक मिडिल क्लास जो यहाँ का बना था, तो इस मिडिल क्लास में जो चेतना आई थी उस कंसेंस की वजह से ही एडम्स एंड ऑल जो यहाँ के थिंकर्स थे, तो इस कंसेंस की वजह से ही, इस मिडिल क्लास की वजह से ही ये रिवॉल्यूशन हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर मिडिल क्लास का ही पूरी तरह से हम कह सकते हैं। बाकी जो बहुत गरीब लोग थे वो तो यहाँ पे बंधुआ मजदूर थे, दास प्रथा चलती थी। तो दास प्रथा जो थी, तो दास लोग तो ऐसे थे कि जिनको कि ये खुद ही दबा के रखते थे, मिडिल क्लास या यहाँ के फार्मर्स वगैरह, ये लोग बस इनको खाना देते थे और बाकी दिन भर काम करवाते थे। तो ये लोग तो कहीं रिवॉल्यूशन में थे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फॉर्म, इसके मिडिल क्लास स्ट्रक्चर इस रिवॉल्यूशन का था। नेक्स्ट हम देखें तो ये जो रिवॉल्यूशन था, रिवॉल्यूशन कम फ्रीडम स्ट्रगल दोनों था। कि फ्रीडम स्ट्रगल तो इस तरीके से कि इंग्लैंड की एक कॉलोनी था, कॉलोनी से ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। सेकंड रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इन दैट केस कि ये जो कि प्रतिनिधित्व की इन्होंने मांग की थी, फ्रीडम की ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, प्रतिनिधित्व इनको नहीं मिलता था, वहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, तो नो रिप्रेजेंटेशन की वजह से रिवॉल्यूशन था बेसिकली ये होने को, लेकिन ये फ्रीडम स्ट्रगल में चेंज हो गया। तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर था कि ये दोनों चीज़ें इसमें थी। थर्ड थिंग कि एंटी कॉलोनियल इसका नेचर था, स्ट्रक्चर इसका एंटी कॉलोनियल था कि इंग्लैंड कॉलोनीज इनको बना बना के रखा है इन देशों को, और इन कॉलोनीज को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इंग्लैंड यूज़ में लेता है। तो यहाँ के जो थिंकर्स थे, यहाँ की जनता थी, वो एंटी कॉलोनियल होगी कि कॉलोनियल सिस्टम को, कॉलोनियल राज को ख़त्म किया जाए। इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट थिंग कि ये काफ़ी प्रोग्रेसिव थी, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी प्रोग्रेसिव था।
नेचर में बहुत प्रोग्रेसिव थी, वो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक ह्यूमन राइट्स की, जैसे अभी अभी हमने जैसे बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये हालांकि बाद में जोड़े गए थे। तो इस तरह की चीजें जो है इसमें इंट्रोड्यूस हुई इस रिवॉल्यूशन के बाद। कंट्रीज में पहली बार किसी भी देश में ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई है, ह्यूमन राइट्स वगैरह, और राजतंत्र की जगह डेमोक्रेसी आई है। तो ये चीजें जो इंट्रोड्यूस हुई हैं ये प्रोग्रेसिव थिंग्स थी कि राजतंत्र से चेंज होके डेमोक्रेसी आ रही है, गणतंत्र आ रहा है। तो ये सब इसके प्रोग्रेसिव नेचर की, प्रोग्रेसिव थॉट्स थे इसके। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड करते हैं कि क्या इसके रीजन्स थे, क्या इसका एक बैकग्राउंड था। फिर रीजन्स हमने देखे, इन रीजन्स के बाद हमने देखे कि किस तरीके से ये आगे प्रोपोगेट हुई, क्या इसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रीजन्स रहे, फिर इसके क्या क्या इफेक्ट रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हम फिर अमेरिकन जो सिविल वॉर हुआ है वो देखेंगे, एंड देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे। इस तरीके से हम आगे के लेक्चर्स में बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। खैर, थैंक यू वेरी मच।